Hi everyone, uh, मैं अभिषेक कुमार रिसेंटली क्लियर एमकॉम इन दिसंबर 2021 और मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या पढ़ना है। तो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स एक पेपर हो चुके हैं बट IBS 6 इज पेंडिंग जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस पे है। अब वन ऑफ द क्वेश्चन माइंड में आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब देखो तो एमकॉम में फर्स्ट ईयर जो है वो आपका IBA पे डिपेंडेड है और सेकेंड ईयर आपका MCA है। तो IBA जो है आपका वो आपको एक्सपर्टाइजेशन दे रहा है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे 6 IBA 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 आपके पार्ट हो गए कि आप किस तरीके से बिजनेस के फिनांस से रिलेटेड वर्क को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ, बुक्स का है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है और किस तरीके से इसको रिवाइज करना है। ये हमारे पास IBS 6 के ब्लॉक 1 का पार्ट है, जिसका नाम है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये जो ब्लॉक है, तो आप याद रखिए इसका IBS 6 में टोटल आपके 4 ब्लॉक है, जिसमें से पहला ब्लॉक है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या बताता है कि देखो, आप कहीं पर भी बिजनेस करने जाओ तो फिनेंस जो वर्ड होते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन भी करने जाए तो उसका कितना क्या वैल्यू होगा, कितना नहीं होगा, प्लस कितनी दिन बाद उसका डबल आपको मिलेगा, ये सारे चीज़ को हम फाइनेंस में ही देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस फाइनेंस को देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। प्लस जितनी भी MNC कंपनियां हैं उनके रोल्स को भी इसमें फुलफिल करता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हो गए कि दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देशों में आकर के वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करती है, या फिर हमारे यहाँ से दूसरे देशों में जाकर हम अपने ब्रांचेस को सेटअप करते हैं। तो सेटअप तो कर दिए, बट खाली सेटअप कर देने से नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसको फुलफिल करना पड़ता है। क्योंकि देखो, सबसे पहला चीज़ है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आप कहीं पे भी आप अगर कोई विदेश में चले जाओ तो वहाँ पे आपको रुपया का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको उसको उनके करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको हेल्प करता है। तो सिंपली देखो तो IBO 6 को आप एज ए फाइनेंस मैनेजर के रूप में देखो। तो एक फाइनेंस मैनेजर को क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, तो उसको साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन्वायरमेंट का, जिसमें वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कैरी आउट करेगा। दूसरे, अब ये सारे इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं आपका, तो पहला क्या गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हो गए, सेकेंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हो गए, थर्ड इंटरनेशनल बैंकिंग हो गए, और लास्ट की होस्ट कंट्रीज के पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गए। ठीक है, अब जाकर इसके जो 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में उनको क्या पढ़ना है कि जैसे यूनिट वन आपको बताएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के जो हिस्ट्री थे या इवोल्यूशन थे कैसे हुए, एक्सचेंज रेट का अरेंजमेंट्स कैसे किया जाता है, फिर कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, वर्किंग ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, फिर रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड ट्रेड और रीजनलिज्म के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम यूनिट में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, अब यूरो मार्केट के बारे में, फिर इंटरनेशनल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यूरो एंटिटी,
यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और यूरो इश्यूज फ्रॉम इंडिया। क्योंकि देखो कभी भी अगर इंडिया से हम अगर कोई बिजनेस करने पा जाते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें एक यूरो इश्यूज भी थी। उसके बाद अगर यूनिट 3 में हमको पढ़ना क्या है कि इन इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, कि इंटरनेशनल जो मनी है अब अगर इंडिया में लेंगे तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र का भी कुछ प्रोसेस होगा। इंटरनेशनल सिंडिकेटेड लेंडिंग अरेंजमेंट्स भी होंगे, डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, प्राइम लीडिंग रेट होंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ यील्ड कर्व्स होंगे, इंटरनेशनल बैंकिंग रिस्क एंड कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स होंगे। अब यूनिट 4 में आपको जानना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, नेचर इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसके नेचर कैसे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, बैलेंस ऑफ इनडेब्टनेस क्या है, एडजस्टमेंट पॉलिसी क्या है और राइज ऑफ मार्केट पावर क्या है। अब इसको पढ़ना है, ये तो काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन आप अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आप सबसे पहला काम करो कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लास्ट ऑप्शंस में चले जाओ, जैसे हाँ, इसमें जो है हर एक चैप्टर्स के लेट अस सम अप, ये आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स का एक समराइज्ड वर्जन दे रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीडियर्स फॉर पेमेंट मेड एंड रिसीव फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, कि एक सिस्टम है जिसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लॉ आते हैं, रूल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, प्रोसेस आते हैं। किस चीज़ के लिए? तो पेमेंट के लिए, जो कि मेड एंड रिसीव्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। बिफोर 1914 द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम दैट ऑपरेटेड वाज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। यानी कि 1914 के पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ऑपरेट होता था उसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस में अगर आ जाते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम्स क्या हैं तो आप बता सकते हो इजली कि 1914 के पहले जो मॉनेटरी सिस्टम्स चल रहे थे उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं। अब दो मेजर एसेट्स हो गए, क्या? तो गोल्ड और स्टर्लिंग वेयर एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेब्ट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में दो थिंग्स को, एसेट्स को यूज़ किया जाता था, गोल्ड को और स्टर्लिंग को। उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक वॉज obliged टू गिव गोल्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑफ इट्स करेंसी प्रेजेंटेड टू इट। यानी कि सेंट्रल बैंक को बाध्य होना पड़ता था टू गिव गोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी के एक्सचेंज में गोल्ड देना पड़ता था। तो इन 1925 गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड वाज अडॉप्टेड। अब गोल्ड के एक्सचेंज करने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिविजुअल कंट्री एक्सचेंज होम करेंसी फॉर द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। मतलब दूसरे देश का करेंसी को अपने देश में एक्सचेंज करने का सिस्टम ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। क्योंकि उस समय क्या होता था कि हम अगर किसी देश के करेंसी को अपने देश में देंगे तो वो उसको कन्वर्ट करके नहीं दे पाते थे, तो के बदले में वो गोल्ड दे देते थे। ठीक है, अंटिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट कंट्री अडॉप्टेड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स। तो जब तक मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अधिकतर कंट्रीज जो थे वो फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट को मान चुके थे, वाइल अदर्स अडॉप्टेड स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल, जबकि दूसरे लोग नहीं।
इन 1944 ब्रेटन वुड, एट ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है, by an agreement among nations of the economic activity where it was to look the problem of long term development of international economy। तो ब्रेटन वुड में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एग्रीमेंट हुआ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया। आईएमएफ आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक और द फॉर्मल डेल्ट विथ। इसके पहले क्या होता था कि जो पहले थे वो शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स को देखते थे, जबकि इट वाज लुक द प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। लेकिन इन लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए लंबे समय के लिए देखना पड़ेगा, जिसके कारण इसको सेटअप किया गया था। उसके बाद क्या हो गया, अंडर दिस एग्रीमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स सिस्टम वाज अडॉप्टेड। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और यूएस डॉलर को बिकम द मेजरमेंट ऑफ न्यू मॉनेटरी ऑर्डर। यूएस डॉलर को एक मेजरमेंट के रूप में माना गया। लेकिन दिस ऑल्सो डिड नॉट वर्क, ये भी काम नहीं किया, और 1973 को द वर्ल्ड ऑफिशियली अगेन टर्न टू फ्लोटिंग रेट्स, मतलब फ्लोट करेगा। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी के शॉर्टेज के कारण, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ यूएस डॉलर, इन 1969 अ न्यू इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, एक नया इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएट किए गए, जिसको कहा गया एसडीआर बाय आईएमएफ वाज क्रिएटेड। आईएमएफ ने क्रिएट किया था इसको। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 मेजर करेंसी, मतलब ये एक वैल्यू होता था जो कि बेस्ड होता था 5 मेजर करेंसी के रूप में। तो इन 1973 को ब्रेटन वुड एरा formally crumbled when 14 nations decided to float their currency. Nowadays, many countries have floated their currency. मतलब अब उस समय क्या हुआ था कि 14 कंट्री डिसाइड किए थे कि अपनी करेंसी को फ्लोट करेंगे, लेकिन आज बहुत सारे देश अपने करेंसी को फ्लोट करते हैं। सम कंट्रीज हैव फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी आइदर टू यूएस डॉलर और फ्रैंक और अगेंस्ट एसडीआर। इन 1979, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। अब क्या हुआ कि 1979 में यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम को क्रिएट किया गया, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा। द ऑब्जेक्टिव, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वेयर टू एस्टेब्लिश अ जोन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टू encourage trade and growth, and to integrate common economic policy within EU। मतलब ये क्या करते थे कि इनका मेन मुद्दा ये था कि इनको अपना एक एक्सचेंज रेट का जोन बनाना चाहते थे, ताकि वो अपने ट्रेड को स्टेबल कर पाएँ और उसकी ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अपने यूरोपियन यूनियन के बीच में उसको कॉमन रख पाए। द रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी इन 1990 क्रिएटेड एन इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस दैट अफेक्टेड ईएमएस। अब क्या हुआ कि रीयूनिफिकेशन हो गया किसका, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का 1990 में। तो एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और 11 यूरोपियन कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन टुक अ हिस्टोरिकल स्टेप्स विद द लॉन्च ऑफ न्यू करेंसी। अब ये लोग क्या किए कि 11 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब इससे बचने के लिए इन्होंने एक नया करेंसी को लॉन्च किया जिसका नाम हुआ यूरो। दिस कंट्रीज आर, अब वो सब सारे कंट्रीज कौन थे, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन। लेटर यूके ऑल्सो ज्वाइन, बाद में यूके ने भी उनको ज्वाइन किया। सम EU यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैव नॉट ज्वाइन EMU। द लेटेस्ट इवेंट ऑफ दिस सेंचुरी वाज एशियन करेंसी क्राइसिस। जिस अभी लेटेस्ट जो इवेंट हुए हैं इस सेंचुरी के, वो थे एशियन करेंसी क्राइसिस। द करेंसी क्राइसिस ऑकर्ड इन थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। तो ये हुए पूरे के पूरे, मतलब आप जितने भी चैप्टर इसमें पढ़े हो उसका एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि आप किस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे हो गया कि एडजस्टेबल पेग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स।
ये क्या है? तो an international monetary system under which exchange rates of different currencies are fixed but adjustable under some circumstances, उसको बोला जाता है एडजस्टेबल पेग या फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी को फिक्स किया जाता है या फिर एडजस्टेबल किया जा सकता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन सच अ सिस्टम फॉर ऑलमोस्ट 2 decades आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। मतलब ये जो एक्सचेंजेस को मॉनिटर करते हैं वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डिफरेंस है बिटवीन अ कंट्रीज पेमेंट एंड पेमेंट टू फॉरेनर्स एंड इट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेनर्स। मतलब कि रिफ्लेक्टिंग ऑल द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री एंड इट्स सिटीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब ये एक डिफरेंस हो गया किसी भी देश की पेमेंट जो फॉरेनर्स की पेमेंट कर रहे हैं और उनसे जो रिसिप्ट मिल रहे हैं उसके जो डिफरेंस हो रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बोल रहे हैं कि क्या है? तो द पोर्शन ऑफ कंट्रीज ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल आया एक कंट्री का, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, सरप्लस कब होंगे? ऑफन रेफर्ड टू ए करंट अकाउंट सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जिस्ट व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट। अगर हम लोग का देश से अपने देश से अगर विदेश में भेजें, वो अगर ज़्यादा भेजे हैं मंगाने के तुलने में, तो हम लोग का सरप्लस हो जाएगा। और देयर इज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड और करेंट अकाउंट डेफिसिट व्हेन रिवर्स हिस्ट्री। मतलब जस्ट उल्टा कि हम लोग बेचने के सिवा खरीद बहुत ज़्यादा ली, वो हो गया आपके डेफिसिट कंडीशंस में आ जाएंगे। अब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम एक पॉइंट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पे नो सरप्लस डेफिसिट डेट कैन नॉट परसिस्ट इनडेफिनेटली, मतलब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है कि दैट पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। कैपिटल अकाउंट एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है जिसमें परचेज और सेल ऑफ एसेट्स होते हैं। इंडिया टाइपिकली इन्वेस्ट लेस अब्रॉड देन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, क्रिएटिंग ए सरप्लस इन इंडियाज कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें क्या बता रहा है कि इंडिया जो है अब्रॉड में कम इन्वेस्ट करता है, जबकि फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया के कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलिंग फ्लैग। ट्रैवलिंग फ्लैग है कि अ प्रपोज्ड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम in which the frequent and automatic small adjustment in par value of currency would occur as that currency market value persistently presses against the floor and ceiling of the allowable exchange rates mini devaluation। यानी एक ऐसा प्रपोज फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है जिसमें फ्रीक्वेंट एंड ऑटोमेटिक स्मॉल एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब तुरंत तुरंत एडजस्टमेंट होते हैं इन द पर वैल्यू ऑफ करेंसी का would occur at the currency market value percent press against the floor and ceiling। जैसे कि आप देखोगे मिनी डिवैल्यूशन हो जाते हैं कि जैसे मार्केट में डॉलर का वैल्यू कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ करेंसी क्या हो गया? तो वो तो पता ही है आपको, कॉइन्स और पेपर मनी। डिफ्लेशन क्या होते हैं कि डिफ्लेशन आपका एक स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट है नॉमिनल वैल्यू जो कि एक्सप्रेस करते हैं दोज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मतलब एक ईयर प्राइस डिसाइड होता है जिसके ऊपर सबका वैल्यूएशन किया जाता है। ऑल्सो डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल को, मतलब जो जनरल प्राइस लेवल जो रहता है उसके अगर उसमें अगर डिक्लाइन हो जाता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन क्या होती है कि ऑफिशियल रिडक्शन इन द पर वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर कोई करेंसी का वैल्यू आज जैसे डॉलर का वैल्यू 46 रुपीज़ है और वो अगर मार्केट के कारण या किसी कंडीशंस के कारण वो कम होकर 45 हो गए तो वो डीवैल्यूएशन हो गया। एक्सचेंज कंट्रोल। अब क्या ये क्या है कि कंट्रोल्स दैट लिमिट द एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म एंटर कर जाते हैं तो उनको उनकी कुछ लिमिट्स भी होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए
एक्सचेंज कंट्रोल लगाए जाते हैं। एक्सपोर्ट सिंपली का है कि जो सेल करते हैं डोमेस्टिकली, उसको अगर फॉरेन वर्ल्ड में या फॉरेन में सेल करने जाए तो वही एक्सपोर्ट कहा जाता है। फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, ये क्या होते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स दैट आर डिटरमाइंड इन फ्री मार्केट बाय इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये हो गया आपके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड आपको बताया गया था कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम थे जिसमें इन विच नेशंस करेंसी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड वेट ऑफ गोल्ड विद गोल्ड बुलियन यूज टू क्लियर द इंटरनेशनल पेमेंट इम्बैलेंसेस। यानी वो वेट जो होते थे गोल्ड के, उसके हिसाब से उसको देखा जाता था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that has administered the international monetary system since Bretton Woods Conference 1944। मतलब 1944 का जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके पास से जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स को जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले गेट के नाम से जानी जाती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। Both an agreement and organization whose basic objective is to promote free multilateral trade from जनवरी 1955। मतलब जनवरी 1955 के बाद फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड को प्रमोट करने का काम था। बस इतना ही। और इसी तरीके से आप सारे पेपर्स को आप पढ़ सकते हो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरीके से इन चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स में भी पेपर को लिख सकते हो। थैंक यू।